कानून की अगर आपको समझ होगी तो शायद आपको डर नहीं लगे। भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, रह सकता है और वहां रह सकता है। अब रह सकता है मतलब वहां रहेगा तो स्वाभाविक है घर भी बनाएगा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज एक बार फिर हमारे साथ अधिवक्ता प्रकाश रंजन जी हैं और कानून के जानकार हैं और अधिकतर सीएनटी एक्ट पर बात करते रहते हैं और इन्हें अच्छा कानून का पकड़ भी है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीएनटी एक्ट क्या है और इसके तहत जमीन खरीदना कितना सुविधा है या कितना जटिलता है, क्या परेशानी है, बाहरी लोग जमीन खरीद सकते हैं या नहीं, या फिर उससे संबंधित कितनी कठिनाइयां होती हैं। इस विषय पर हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अधिवक्ता प्रकाश रंजन जी से हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो आज स्वागत है हमारे नीति 365 चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप कानून के विषय में बात करते हैं और लगातार कई चैनलों में आप इंटरव्यू देते रहते हैं कि सीएनटी एक्ट क्या है, सीएनटी एक्ट में अदर कास्ट के लोग जमीन लेने में क्यों घबराते हैं, उसको क्या परेशानी होती है, उस विषय पर आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सीएनटी एक्ट यहाँ पर है और झारखंड 24 जिला का एक राज्य है जिसमें 18 जिला में सीएनटी है, बाकी 6 जिला में एसपीटी है। तो चूंकि हम लोग रांची में है तो सीएनटी की ही बात करेंगे और ज्यादातर क्षेत्रों में सीएनटी ही चलता है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, कानून का जानकारी नहीं होता और इस वजह से उनको डर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। डरना भी चाहिए, चूंकि जमीन की बात है, बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए डरना भी जरूरी है। लेकिन कानून की अगर आपको समझ होगी तो शायद आपको डर नहीं लगेगा। देखिए, कानून पुराना कानून है, 1908 में बनाया गया था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और जो उस समय के जो आदिवासी थे, एसटी, उनके जमीन को बचाने के लिए, जो वहाँ के उस टाइम के जो साहूकार थे उनसे बचाने के लिए कानून को लाया गया था। और ये कानून भी रूपांतरण है, जो हमारा बंगाल जो है काश्तकारी अधिनियम है उससे ही लिया गया है। तो ये कानून चलता आ रहा है उस समय से और ये सिर्फ और सिर्फ रक्षा कर रहा था आदिवासी। बाद में उसमें जो है ओबीसी और एससी भी जोड़ा गया, उनको भी सुरक्षा दिया गया कि भाई उनको भी जरूरत है इस सुरक्षा का। और सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन निकालता है कि किस किस लोगों को में सीएनटी एक्ट खरीद बिक्री के लिए रोक लगाता है। और जो जनरल लोग हैं, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई पूरा जो दर्शक है वो कानून तो नहीं पढ़ेगा, इतना सारा कानून जान के करेगा क्या। देखिए, जनरली जो जमीन का खरीद बिक्री होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है कानून, उसके तहत होता है। और उसी में एक जो पार्ट है वो है सेल, मतलब बिक्री, 54। उसी में खरीद बिक्री किया जाता है, मतलब एक आदमी की जमीन दूसरा आदमी लेता है। संविधान में भी इसके लिए जगह दिया गया है कि संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, रह सकता है और वहां रह सकता है। अब रह सकता है मतलब वहां रहेगा तो स्वाभाविक है घर भी बनाएगा। यहाँ पर जो पब्लिक को जानने की जरूरत है वो सिर्फ एक एक्ट है, वो है 46। सीएनटी एक्ट का जो 46 है वो आपको जानना जरूरी होता ही होता है। देखिए, पेपर और नेचर बहुत सारा है, क्योंकि उस समय में जब सर्वे हुआ तो बहुत सारा नेचर बन के आया था, इसलिए आप अगर नेचर पे जाएंगे तो शायद आपको समझना कठिन होगा, क्योंकि बहुत सारा नेचर है और आप सभी नेचर को नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 46 ऐसा जो कानून है जिसको हर लोगों को जानना चाहिए। जो झारखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं उनको, एक जो 46 में है उसका जो वन में जो है वो देता है कि जो एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, उसका जमीन सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही खरीद सकता है, जो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए और उसको आयुक्त से परमिशन लेकर ही खरीद बिक्री किया जा सकता है। बस एक कानून, मतलब आदिवासी का जमीन आदिवासी ही ले सकता है और वो उसी थाना क्षेत्र का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे क्षेत्र का आदिवासी आकर के यहाँ पर दूसरे क्षेत्र में जाके ले सकता है, वो सभी के लिए। ये अलग बात है कि उसको जो है ना शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है कि बाहर के लोग बसे, लेकिन नहीं, ये स्पष्ट है 46 में कि आप जो एसटी है वो उसी थाना क्षेत्र का ही एसटी वहां का जमीन ले सकता है। अगर दूसरा कोई भी क्षेत्र से, अगर कोई बोकारो का एसटी है और यहाँ आकर जमीन लेना चाहता है, वो भी गैर कानूनी। सीएनटी एक्ट का वहां पर वायलेंस हो रहा है। दूसरा एससी और ओबीसी, उसमें क्या है कि जिला की बाध्यता दी गई है, मतलब उस जिला के लोग ही उस जिला में ले सकते हैं। अगर कोई दुमका का एससी है तो रांची में आके जमीन नहीं खरीद सकता, वो रांची का ही एससी रांची में जमीन खरीद सकता है। अब ये अलग बात है कि किसी भी दूसरे जिला में कोई मंत्री अधिकारी है, सबका जमीन रांची में है, ये सब सीएनटी का वायलेंस है। गैर कानूनी विषय पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग तो देखते हैं
आदिवासी जमीन पे लोग घर बना के रह रहे हैं। देखिए, गैर कानूनी या परिस्थितिवश अगर कोई कहीं पर रह रहा है, उस विषय पे चर्चा करना कठिन है, क्योंकि वो लॉ का पालन नहीं हो रहा है। नहीं तो झारखंड में आदिवासियों की जमीन तो अक्सर वायलेंस हो रहा है, लोग हड़प ले रहे हैं, लोग लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि जनरल लोग उसको हड़प ले रहे हैं और घर बना ले रहे हैं। तो कहाँ तक इसकी जो संविधान में जो जगह है उसका उल्लंघन कहाँ से हो रहा है? देखिए, अगर हड़पने की जहां तक बात है तो आप इस संदर्भ में बात ला सकते हैं। अमेंडमेंट हुआ 71 मतलब 1 में कि वहां पर जो 71A है वो बोलता है SAR, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन। शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 69 में बना है, जिसमें कि आप भू वापसी की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ST को प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन क्या है, होता क्या है कि संपत्ति होता किसके लिए, कि जब हमको जरूरत होगा तो उसका प्रयोग होगा। ठीक है, हम बचा रहे हैं, लेकिन अब हम बीमार हो गए, मेरे पास पैसा है ही नहीं, हमको बेटी की शादी करनी है, मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं कि दोनों लोग गलत कर रहे हैं। मतलब एक आदमी को पैसा का बहुत जरूरत है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि वो अपना जमीन को गैर कानूनी तरीके से किसी को बेच रहा है, और दूसरा व्यक्ति को जमीन का जरूरत है तो वो गैर कानूनी तरीके से खरीद रहा है। दोनों ही अपने अपने जगह पे गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेने वाला गैर कानूनी कार्य कर रहा है, जो देने वाला है वो भी गैर कानूनी कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे की आवश्यकता है। तो उसके लिए कैसे व्यवस्थित हो सकता है, मान लेते हैं कि आप उसकी सुरक्षा के लिए क्या योजना बना सकते हैं। इसमें क्या है कि दोनों तो जरूरतमंद हैं, दोनों की जरूरत है, लेकिन ज्यादा जो जमीन बेच रहा है वो तो उसका गलती है, उसने पैसा ले लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका कोई बेटा आ गया, कोई ये आ गया, हो गया, आखिर तो वो जमीन बेचा है, परिस्थिति वैसे ही कहीं क्यों नहीं हो, लेकिन वो पैसा तो लिया है। लेकिन अब क्या है कि नहीं, मेरा दादा बेचा था तो अब हम ये जमीन नहीं बेचेंगे या पैसा तुमको वापस। ये तो फिर कहीं ना कहीं उससे भी डबल गैर कानूनी होता है ना। देखिए, जब हम एक एग्जांपल आपको देना चाहते हैं कि 4 दोस्त हैं, चारों जो मिलकर एक चोरी किए और फिर उन लोगों में लड़ाई हुआ कि बंटवारा सही से नहीं हुआ। कोई काम ऐसा होता है गैर कानूनी होता है तो आपको पता होता है कि गैर कानूनी, इसमें दोनों पक्ष को लेकर चलिए। देखिए, ऐसे बहुत सारे आदिवासी दिखेंगे जिसका जमीन को लिया गया है और उसको पूरा पैसा नहीं दिया गया, मतलब वहां पर वो ठग रहे हैं। मतलब हम जमीन ले लिए, घर बना लिए और पूरा पैसा नहीं दे रहे। तो कुछ लोग बेईमान होते हैं तो वो पैसा नहीं दिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा पैसा लेने के बाद भी बोलते हैं जमीन खाली कर दो, तो वो बेईमान होते हैं। तो बेईमान को परिभाषित नहीं किया जा सकता, बेईमान कोई भी हो सकता है। इसमें आप ऐसा बोलेंगे कि बेईमान में भी बेईमानी हो रहा है, मतलब चोर को मोर मिल जाने वाली बात हो जा रही है, तो ऐसा नहीं है, ये कानून का वायलेंस हो रहा है। और अब ये चिंता का विषय हो सकता है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। या लोग, देखिए, एक शहर है, वहां लोग आएंगे, वहां लोग रहेंगे, उनको रहना है किसी भी रूप में, और रहने का अगर व्यवस्था नहीं होगा, मान लेते हैं आप भूखे पेट हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलत करेंगे। तो इसके लिए शहरी क्षेत्र के लिए सरकार अलग से चिंतन कर सकती है। आदिवासियों के लिए जो ST एक्ट जो एक कानून बना था 1908 में, तो ये आदिवासियों के जमीन को रक्षा के लिए बना था। तो यहाँ अभी क्या है कि सरकार भी इसमें आदिवासियों को विकास करने के लिए रोक रही है, क्योंकि आदिवासी जमीन पर आपको लोन नहीं मिलेगा, कोई विकास का काम नहीं कर पाएंगे, तो वास्तविक है वो गरीब रहेंगे या वो जॉब नहीं करेंगे या फिर कोई नौकरी नहीं करेंगे, तो वास्तविक उनके पास पैसे की कमी होगी, तो मजबूरी बस वो तो बेच रहे, जमीन को बेचते हैं। तो इसमें सरकार जो कानून बनाई है सुविधा देने के लिए, तो वो तो एक्ट बनाकर उसको तो घेर दिया है गरीब बनाने के लिए या विकास को बढ़ाने के लिए रोक दिया। तो इसको कैसे समझा जाएगा? देखिए, जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, मान लेते हैं अगर अभी कोई ऐसे लोग जो है आवाज उठाएं जो कि जनरल व्यक्ति हैं या बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, अगर वो इस पे संशोधन करने की बात करेंगे तो शायद ये होगा कि नहीं भाई, आप तो आदिवासी के विरुद्ध कानून बना रहे। तो जो उसी कम्युनिटी के लोग हैं उनको चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि, इससे पहले यहाँ के ही मंत्री थे, तो जो जनप्रतिनिधि उस विषय पे चिंता करे, वहां के समिति के साथ चिंता करे कि इसका समाधान कैसे निकलेगा, तभी तो कानून में अमेंडमेंट होगा। बाहरी आदमी तो कानून का अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। तो इतना पुराना कानून, जो 100 साल से ऊपर समय से जो कानून बना हुआ है, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए एक समिति बना हुआ है। समिति में मुख्यमंत्री भी रहते हैं, और आप जैसे लास्ट टाइम आप देख रहे हो कि 1950 का थाना के संदर्भ में ये लोग बात करें, तो उनका अपना TRA का अपना एक कमेटी है, उस कमेटी के द्वारा अमेंडमेंट लाया जा सकता है। वो चिंता करे कि भाई इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। देखिए, एक जगह ऐसा है कि अगर आप जमीन कहीं पर मॉर्गेज करते, बैंक क्या होता है, मॉर्गेज लेता है, मॉर्गेज करते लेकिन आप बेच नहीं सकते। क्यों? सरकार बोलता है बिना परमिशन का बेच नहीं देंगे आदिवासी जमीन। दूसरा, लीज। देखिए, डेवलपमेंट के लिए लीज नहीं दीजिएगा तो फैक्ट्री का विकास नहीं होगा, नए नए कंपनी नहीं आएंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो नहीं होने की वजह से क्या होता है कि लीज में क्या नियम है ST के लिए कि वो 5 साल
मैक्सिमम ड्यूरेशन है, मतलब लोग 4 साल 11 महीना का लीज बनाते हैं और उसके बाद वो रेन्यूअल का व्यवस्था नहीं है, मतलब आपको फिर नया लेना होगा मतलब लीज। तो अगर मान लेते कोई फैक्ट्री है या कोई दुकान है, कोई कहीं पर जमीन लीज पे लिया 4 साल 11 महीने के लिए या 5 साल के लिए, बाद में क्या है उसका जो है ना होटल या कोई भी धंधा था वो चल पड़ा। अब दोबारा जब वो गया लेने के लिए तो वो हो सकता है अगला आदमी बोलेगा कि हम नहीं देंगे, हम खुद से चलाएंगे, तो उसमें क्या है ना धोखा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको लेकर थोड़ा लिबर्टी लाने की आवश्यकता है कि हम कुछ कुछ चेंजेस लेकर आए। अमेंडमेंट जो हुआ है वो पर्याप्त अमेंडमेंट नहीं है, जिसमें क्या है ना कि लोग अच्छे से जिस चीज की मांग कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि शहरी क्षेत्र है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो है ना हमको आदिवासी की जमीन बचाना है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि नहीं भाई होल्डिंग चार्ज भी हम ले लेंगे, तीसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं जो शहरी क्षेत्र है लेकिन हमको जो है जरूरत होगा तो जो है उसका जो समझौता होता है उसका वो समिति फैसला लेता है। तो क्या हो रहा है, पर्सनल एक्ट का बार बार जो है ना के कारण जो है ना बहुत सारा वायलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो उसका व्यक्तिगत विषय है, उस पर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कानून क्या है, लेकिन कानून में अमेंडमेंट के लिए तो जो बुद्धिजीवी या जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको आगे आना होगा, तभी जाकर इसमें जो है चेंजेस आ सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप चेंजेस नहीं ला सकते, चेंजेस होगा भी नहीं। तो क्या ये जो आदिवासी प्रॉपर्टी जो एसटी एक्ट में आता है वो क्या सरकार को क्या कुछ ऐसे अमेंडमेंट करनी चाहिए जिससे कि आदिवासियों का विकास हो सके जमीन रिलेटेड? क्योंकि अधिकतर देखा गया कि आदिवासी गरीब तबके के लोग होते हैं, शिक्षा से भी काफ़ी दूर होते हैं और वैसे कोई व्यवस्था नहीं मिल पाता है, मात्र एक जमीन ही बचता है उन लोग के पास। तो क्या कुछ अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि खुद वो अपने जमीन पर कुछ कारोबार कर सके, लोन लेकर के, जो सरकारी व्यवस्था है उस पर? तो क्या अमेंडमेंट होने से आदिवासियों का विकास हो सकता है? देखिए, मेरा तो इसी सब्जेक्ट में आलोचनात्मक अध्ययन पे मेरा विषय रहा है, हम उस पर प्रोजेक्ट जमा किए हैं। अगर शहरी क्षेत्र में सरकार सिर्फ एक चीज कर दे कि घर जो है वो बिना परमिशन का, बिना नक्शा पास होने का नहीं बनेगा और नक्शा पास करने का जो व्यवस्था है उसको थोड़ा आसान कर दे, बहुत महंगा व्यवस्था ना लाए, छोटा छोटा, तो उससे क्या होगा कि अगर सिर्फ इस चीज पे कंट्रोल कर ले कि बिना नक्शा पास हुए हम घर बनने नहीं देंगे, तो क्या है ये सारा समस्या का समाधान शहर से खत्म हो जाएगा। लोग जमीन ले क्यों रहे घर बनाने की? अगर जमीन पे घर बनने नहीं दिया जाएगा बिना नक्शा पास का, और जहां पर खरीद बिक्री नहीं हुआ वहां पर नक्शा पास ही नहीं होगा, घर बन ही नहीं पाएगा, तो लोग जमीन लेना बंद कर दें, मतलब लूटना बंद कर दें। तो सिर्फ सरकार ऐसा कर दे कि नहीं, अगर कहीं भी ऐसा जो है जमीन कोई लेता है, घर बनाने चाहता है, तो उसका परमिशन कंपलसरी रूप में हो। देखिए, अभी जो सरकार का व्यवस्था है वो बहुत हार्ड व्यवस्था है। नक्शा पास करने के लिए जाइएगा, हर जगह घूस का तरह तरह का दौर भाग है, पैसा लगना है, सरचार्ज 1% है, तो पब्लिक जो है ना छुप छुपा के बहुत सारा घर, और सरकार को पता भी नहीं है, जो सरकार का डाटा 10,000 होता है वो 1 लाख घर बन गया होता है। आज रिंग रोड के जो है ना चारों तरफ सभी जगह घर बन के भर गया है। तो अगर सरकार सिर्फ एक कानून में जो है ना एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं, घर बिना नक्शा का पास ना हो, और पास कराने के लिए जो है ना सारा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, बस इतने ही कानून में जो है ना सारा कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो आदिवासी कैसे विकास करता है अपने जमीन को लेकर के, क्योंकि आदिवासी का जमीन पर बैंक लोन देती नहीं है, तो सरकार की कोई ऐसी सुविधा जिससे कि आदिवासी विकास कर सके? देखिए, सरकार इस संदर्भ में बार बार जिला कमेटी का, चूंकि जिला उपायुक्त मालिक होते हैं, तो जिला कमेटी का बैंकर्स के साथ बहुत बार बैठक हुआ। लेकिन देखिए, बैंक का अपना एक रचना है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। बैंक क्या है, आप एक तरफ घर बनाने जाइए, 2 लाख रुपए मांगिए, आपको वो नहीं देगा, बहुत सारा पेपर खोजेगा। लेकिन आप कार खरीदने दे जाइए 10 लाख रुपए का, वो आपको दे देगा। उसके बाद क्या करेगा, आप क्रेडिट कार्ड लेने जाइए, तुरंत देगा। और होता क्या है, उसके बाद वहां से गाली गलौज होना शुरू होगा, गाली देकर पैसा वसूलेगा, वो भी बैंक ही है। मतलब बैंक आपको गाली देके पैसा वसूल रहा है। लेकिन अगर किसान क्रेडिट कार्ड की बात कीजिए, किसी योजना की बात कीजिए, तो सरकार उस पर, बैंक उस पर ध्यान नहीं देता। तो बैंक क्या है ना, सीधा सीधी जो है ना बनिया व्यवस्था में आ गया। मतलब हमको कैसे भी कमाना है, बस पब्लिक का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो पुरानी जो मानसिकता थी उसको छोड़ चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ कमाई के विषय पे ध्यान देता है। इस वजह से पब्लिक को और सफर होना पड़ रहा है। मतलब हम घर बनाना चाह रहे हैं, 2 लाख मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप कार के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं, और उस 10 लाख रुपए में जब हम इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाएंगे, एक तो पहले आप मेरा गाड़ी को गुंडागर्दी करते हुए, मतलब रोड पे खड़ा होकर के गाड़ी को खींच कर ले जाएंगे, और उसके बाद अगर हम नहीं दे रहे हैं तो फोन करके गाली देंगे तरह तरह का। तो आप सोचिए कि किस तरह की व्यवस्था में बैंक है। तो बैंकर्स के साथ बहुत बैठक हुआ, अगर चाहता तो उसको सुगम बना सकता है, लेकिन वैसा नहीं करेगा। और कल्याण के पास भी बहुत पैसा है इस काम के लिए कि हम एजुकेशन के लिए और इसके लिए पैसा दें, लेकिन चाहने के ऊपर है कि उनकी चाहत क्या है। आज इतना सारा घर बना है, किसी का घर नहीं है, सरकार सर्वे करवाए। सर, हमारे पास पुराना भी नीति था, जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है 2015 से पहले, जिसका भी वोटर आईडी कार्ड है और उसके पास घर नहीं है, वो फॉर्म भरने के लिए कितना बार स्कीम आया, बहुत बार फॉर्म भर करके हम लोग जो है घर भी लेते हैं। तो अगर ऐसा शहरी क्षेत्र में है, सबसे पहले उसको टारगेट करके घर दे दीजिए।
ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना दे दीजिए, फिर उसको इतना समस्या ही नहीं होगा, उनको तो योजना का लाभ मिल ही रहा है। लेकिन वहां पे क्या होता है ना, एक पब्लिक बेचारे, चूंकि जो यहाँ के आदिवासी बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, काफी सीधे होते हैं। अब वो अपना ही पेपर नहीं बनाए हुए होते। आप जब कोई डेथ हो जाएगा ना, आप जाइएगा बोलिएगा आपका आधार था, तो नहीं, आधार भी नहीं बना हुआ था। मतलब छोटा छोटा पेपर भी उनका नहीं बना हुआ था। इस वजह से हम बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि उसमें थोड़ा हस्तक्षेप करे और उसको सुधार करे। सरकार भी इस विषय पर अवेयरनेस नहीं ला पा रही है उन आदिवासियों के बीच में। शिक्षा को लेकर के भी कोसों दूर है। अभी अगर गांव में आप जाएंगे तो वही पुराना 200 साल पहले वाला घर मिलेगा। कहाँ दुनिया पहुंच गई। लोग बोल रहे हैं कि चांद पर मोदी जी पहुंचा दिए हैं अपना उपग्रह को, लेकिन आदिवासी का जो व्यवस्था है, जो आदिवासी का जो कल्चर है, वही को वही कर रहा है। तो सरकार उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही। कैसे सरकार कौन सा योजना या कौन सा ऐसा व्यवस्था बनाएगी जो आदिवासियों को लगातार विकास हो पाएगा? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार कंटिन्यूअस जो है ना योजना दे रही है, योजना में कहीं कमी नहीं कर रही। अब लोग योजना अगर नहीं ले पा रहे, उसमें कमी दो तरह से हो पा रहा है कि सरकार की तरफ से, देखिए योजना में क्या होता है ना, सरकार की तरफ से अप्रोच नहीं होता है। जब आप कोई योजना लेने जाएंगे, आप आधार ही बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो आपको दौड़ना पड़ेगा। तो क्या होता है, सरकार की तरफ से कोई अप्रोच नहीं किया जाता। वो क्या होता है, अप्रोच हमारी तरफ से होता है। अब कोई आदिवासी, बहुत सीधा साधा आदिवासी, वो तो बेचारा अप्रोच कर नहीं पा रहे। गवर्नमेंट के पास बार बार जो है जातिगत जनगणना की बात होती है, सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसपे कि वो जो है ना उसको सुधार कर सके। और ये कस्टमरी एक्ट है, जो हमारे नेता होते हैं वो चाहते नहीं कि वो डेवलप करें। अगर वो डेवलप कर जाएंगे तो फिर कल को उनको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए जो वहाँ के जो अभी जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं, आप देखिए, हम लोग बार बार निवेदन करते कहीं जाते हैं कि आप कभी जाइए तो 2-4 योजना बताइए। लेकिन आप किसी जो है ना मतलब किसी भी जो नेता है जो अगुवाई कर रहे हैं उनके पास जाइएगा, वो लोग योजना की बात नहीं करते हैं, उनका बढ़ोतरी की बात नहीं करते। वो बोलते नहीं भाई बीजेपी खराब, कांग्रेस खराब, ये पार्टी खराब, वो पार्टी खराब। लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, उसका कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, ऐसा वो कुछ नहीं देते। तो जनप्रतिनिधि को आगे आना होगा, वो प्रचार प्रसार को बढ़ाए, लोगों के बीच में जागरूकता लाए, टीम बनाए, सेल बनाए। आपके पास फंड है, आप उस फंड में बहुत सारे लोगों को लगा। देखिए एक्सेप्टेंस क्या होता है, हम लोग जब कोई काम करते हैं अवेयरनेस के लिए तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। अब बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं तो उसमें एक बड़ा समस्या हमारे पास क्या है कि अब हमको चाहिए 5000 ट्रेनर। लेकिन कस्टमरी में क्या हुआ है ना कि इस तरह से भेदभाव पैदा किया गया है कि आप अगर कहीं पे ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो उससे भी पूछा जाए कि आप किस तरह के, आप कौन से जाति से हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका घर कहाँ से। तो ऐसी स्थिति में उनका ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रहा। और वो कौन कर रहा है, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। वो उनका कहना है बाहरी को घुसने ही नहीं देंगे, लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। देखिए एक जो तंत्र होता है, जो काम करने का तंत्र होता है ना, उनका क्षेत्र होता है ना, उनका जात होता है। लेकिन क्या ना, राजनीति इस तरह का हो गया कि नहीं भाई क्षेत्रीयता बढ़ गई है। तो क्षेत्रीयता जब भी बढ़ेगी तब जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो नीचे जाएंगे, डाउनफॉल जाएगी। हम नहीं बोल रहे, इकोनॉमिक्स बोल रहा है। अगर कोई जाति व्यवस्था जहां पर बढ़ता है वहां इकोनॉमिक्स उसका जो है ना इकोनॉमिक डाउन होगा, स्वाभाविक है। अगर आप बोलिए कि नहीं हम सिर्फ अपने जाति विशेष के साथ काम करेंगे, तो आपको लग रहा है हम जाति विशेष के साथ काम करके हम अपना लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप अपना जो है ना डाउनफॉल पे आ जा रहे हैं, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो आप उससे बचने का कोशिश किया, अगर नहीं बचते तो नहीं होगा आपका फिर भविष्य में। इसलिए जो जनप्रतिनिधि उनसे भी पूछे भाई क्या योजना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तभी तो पता चलेगा। आज इंदिरा आवास में अगर आपको 20,000 रुपए घूस देना पड़ रहा है तो किसको देना पड़ रहा है, और जनप्रतिनिधि कहाँ है? कोई बोलता है कि नहीं भाई बाहर अंदर ये जाति वो जाति, वो सबको छोड़िए। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, 32 के खतियानी हैं, मुंडा है या उरांव है, और मेरा अपना जमीन है। हम आपसे घर का पैसा मांगे तो 20-30,000 रुपए घूस किस बात का? लेकिन ये एक सिस्टम के रूप में आ गया, मतलब उस सिस्टम का पालन हम भी देने के लिए तैयार है, वो भी लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह का व्यवस्था चलेगा तो जल्दी विकास नहीं हो पाएगा। अभी आजादी का इतना साल बीत गया, इसके बावजूद भी परिवर्तन नहीं है। इसका कहीं ना कहीं कारण हम लोग सब लोग हैं। हम लोग को अब एक साथ मिलकर के विकास के बारे में सोचना चाहिए था। नहीं, लगातार ये देखा जा रहा है कि आदिवासी ग्रुप में कुछ अच्छे मतलब बढ़ गए हैं या तेज हो गए हैं। आदिवासियों का हनन वही लोग ज्यादा कर रहे हैं। जमीन को लेकर के करिए तो, धर्म को लेकर के करिए तो, अन्य ऐसी व्यवस्था जो उसको फायदे के लिए है। आदिवासी तो सीधे साधे होते हैं, लेकिन उसको मोटिवेट इस तरीके करते हैं कि उसके पीछे चलने पर वो लोग मजबूर हो रहे हैं। तो आदिवासी जो लोग तेज तरार हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपको आपका समाज के बदले, मतलब आप उस समाज के बदले आपको कहीं पर आरक्षण मिला, कहीं लाभ मिला, पढ़ने में, एजुकेशन में, हेल्थ में, कहीं भी लाभ मिला, और उस लाभ के कारण आप कोई जगह जो है ले पाए, आपको नौकरी हो पाया, ऐसी स्थिति में आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप उसके लिए कुछ सोचिए। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ आदिवासी के लिए बात नहीं है, ये सभी के लिए बात है। ये जो जनजाति के लिए बात है, ये जनजाति का ही सिर्फ विषय नहीं, ये सभी का विषय है। हर जाति में, हर लोग में ऐसे है कि अगर एक भाई कमा रहा है, वो दूसरा भाई का पूरा प्रॉपर्टी
आप बेचेंगे वो खरीदेगा। तो आखिर में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हमको नौकरी लगता है तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है नहीं। हमारे जो हमारा सिस्टम है, एग्जाम किस चीज का होता है? इंग्लिश का। तो इंग्लिश एग्जाम देकर अगर आप पास होकर आए हैं तो आप सोशल तो हो ही नहीं सकते। सोशल होने के लिए सोशल ग्राउंड भी होना जरूरी है। तो आदिवासियों का जो जमीन है वो वायलेंस के अंतर्गत आ रहा है। अभी बहुत सारा सादा पट्टा पे लोग लिखवा ले रहे हैं, तो वो क्या प्रक्रिया है? कोई प्रक्रिया नहीं है, एक संतुष्टि का विषय है कि भाई हमने आपका जमीन लिया, आप हमको लिख कर दिए, बस एक एविडेंस हो गया और कुछ भी नहीं है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कवर नहीं करता है सीएनटी एक्ट में, उसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ना वो सीएनटी एक्ट है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। लेकिन जो पर्सनल लॉ होता है उस लॉ में बहुत ऐसा चीज होता है जो विश्वास पर होता है ना। और आज भी देश दुनिया जो है विश्वास पे चलती है। आप फेथ करते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, आप जिससे मिले हैं वो अच्छे लोग होंगे, इसलिए ऐसा चलता है। तो इस तरह का जो प्रक्रिया, इसका कानूनी कोई भी महत्व नहीं है। इसको अगर आप सोचते हैं कि कानूनी कोई महत्व होगा, कानूनी महत्व नहीं है। हाँ, ये एक विश्वास दिलाता है कि हाँ, आपके पिताजी, आपके दादाजी से हमने लिया था, वो एक डॉक्यूमेंट है, और सामाजिक रूप से एक घोषणा हो जाता है कि हाँ भाई इसने बेचा। लेकिन अगर आप कानून की बात करें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एसटी एक्ट आदिवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये एक्ट है जिससे कि वो सुरक्षा अपने आप को महसूस कर सके? नहीं, बहुत जरूरी। अगर आज नहीं होता तो उसके पास कोई जमीन नहीं रहता। अगर हम इस कानून को हटा दे तो तुरंत में सारा जमीन बिक जाएगा, क्योंकि उन लोगों का क्या है, पी खा के सारा जमीन बेच देंगे। सीधे भी हैं, पीने वाले भी हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा, कोई ना कोई हैंडल करेगा, वो सारा जमीन को बेच देंगे। इसलिए कानून जरूरी है। अमेंडमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं कि इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। हटाने की बात तो हो ही नहीं सकती। अगर आप अगर सीएनटी एक्ट को हटा दे तो तुरंत में सारा जमीन बिक जाएगा। इसलिए सीएनटी एक्ट हटाया नहीं जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और वो सुधार तब हो सकता है जब उसके विकास को आप पैरेलल लेकर चले, कि हमारा जो है ना जो डेवलपमेंट होगा उसको कैसे हम जो है ना उसका जो जीवन शैली उसको कैसे ऊंचा कर सके। किसी चीज पे भरोसा करना हो, जैसे बैंक पे आप भरोसा कर सकते, पब्लिक पे नहीं कर सकते, लेकिन बैंक तो आपको नहीं लूटेगा ना, सरकारी बैंक तो एकदम ही नहीं लूटेगा। इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा टाइटल देना चाहिए कि वो उसको लोन दे सके, मॉर्गेज कर सके। काहे कि कोई बीमार पड़े, शादी हो, एजुकेशन हो, तो आप लोन आसानी से ले सके, लीज आसानी से कर सके, फैक्ट्री खुल सके। उसमें थोड़ा सा जो है ना ढील देने की आवश्यकता है। लेकिन आप अगर सीएनटी एक्ट हटाने की बात करें तो बहुत अगर हटा तो तुरंत में सब बिक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं बेचारे लोगों के पास। जो बचा है वो पार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको बचाना तो होगा ही। धन्यवाद प्रकाश जी। आपने प्रकाश जी अभी कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं और सीएनटी एक्ट पर इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आदिवासियों के विषय पर लोगों को, हमारे दर्शकों को बताया है कि सीएनटी एक्ट क्यों जरूरी है आदिवासियों के लिए। क्योंकि 1908 में सरकार ने इस जमीन को बचाने के लिए, आदिवासियों को सुरक्षा के मद्देनजर ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन आज धड़ल्ले से उन्हीं के जाति के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो जमीन को इधर से उधर सादे पट्टे पे, अभी इन्होंने बताया कि सादा पट्टा एक विश्वास का कड़ी है, वो संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर लीगल नहीं है, लेकिन एक होता है कि हाँ, हमने आपके साथ लेन देन किया, आपके दादा या भाई या चाचा हमारे साथ लेन देन किए हैं, ये एक प्रूफ होता है विश्वास के तौर पर। लेकिन संविधान में या कानूनी तौर पर इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो आदिवासियों की जमीन को इन्होंने बताया कि आदिवासियों की जमीन को जो एसटी एक्ट है वो चेंज करने की जरूरत नहीं, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, जिससे कि आदिवासी विकास कर सके, आदिवासी अपने जमीन पर लोन ले सके, और कोई फैक्ट्री हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे कुछ जीवन यापन करने के लिए उसको व्यवस्था बन सके। ये अमेंडमेंट करना जरूरी है। लेकिन सरकार भी है कि इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ एसटी एक्ट में वो जमीन नहीं बिक्री हो, इस पर वो कड़े तौर पर वो पालन करवाने के लिए लगी रहती है। लेकिन आगे अब क्या होता है, आदिवासियों की विकास जमीन को लेकर के हो पाएगी क्या नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल झारखंड या पूरे देश के लिए है। फिलहाल आगे हम फिर इनसे जुड़ेंगे और दूसरे मुद्दे पर हम आपसे रूबरू कराएंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल तक आज हमारे साथ जुड़े रहे नितिन 165 राजेश के साथ।